क्या पश्चिमी एकता खोजने वाला नेटो गठबंधन टूटने की कगार पर है? ईरान में युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के बीच लगातार मतभेद रहे हैं। अब एक समय में अकल्पनीय सवाल सामने है। क्या अमेरिका को अब भी नेटो चाहिए या वो आगे बढ़ गया है? आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के लिए 75 साल पुराने गठबंधन से बाहर निकलने के लिए असल में क्या-क्या करना पड़ेगा और इसका वैश्विक सुरक्षा व अमेरिका-इजराइल संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जॉश हैमर जुड़ रहे हैं, जो इजराइल एंड सिविलाइजेशन के लेखक हैं, जॉश हैमर शो के होस्ट हैं, न्यूज़ वीक में एडिटर एट लार्ज हैं और कई अन्य कानूनी व नीति संबंधी पदों पर भी कार्यरत हैं। स्वागत है जोश, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद अलाना। बहुत सम्मान है। शुरू करने से पहले परिप्रेक्ष्य बताइए। युद्ध ने ट्रंप प्रशासन और नेटो के बीच तनाव बढ़ा दिया है, जबकि पहले से भी कई परेशानियां थीं। ट्रंप ने साल की शुरुआत में ग्रीनलैंड को लेकर 8 नेटो सहयोगियों पर टैरिफ की धमकी दी और नेटो को कागजी शेर कहा और कहा कि नेटो के देश कायर हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने नेटो से बाहर निकलने की कोशिश की थी। ये नया मुद्दा नहीं है। क्या आप अभी की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा से पहले व्यापक परिप्रेक्ष्य बता सकती हैं? हाँ, देखिए, मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत लंबे समय से नेटो के मुद्दे पर लगातार एक जैसी राय रखते आए हैं। आइए हम वो भू राजनीतिक संदर्भ ना भूलें जिसमें ट्रंप पहली बार अमेरिकी राजनीति में आए। उन्हें याद है जब राष्ट्रपति जून 2015 में न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में पहली बार एस्केलेटर से नीचे आए थे और फिर रिपब्लिकन प्राइमरी जीतकर अगले साल हिलरी क्लिंटन को हराया था। 2016 वही साल था जब यूके में ब्रेक्सिट जनमत संग्रह हुआ था और ये तथ्य कि ये दोनों घटनाएं लगभग 4 से 4.5-5 महीने के अंतराल में हुई, जून से नवंबर 2016 के बीच, मुझे लगता है कि ये कोई संयोग नहीं था, ये एक युग था। ये राष्ट्रवाद की भावना थी जो उदार बहुपक्षवाद या उदार बहुराष्ट्रीयता के विपरीत थी। और ये किसी प्रतीकात्मक अंत जैसा था, या कम से कम अंत की शुरुआत, या कम से कम अंत करने का एक प्रयास। अगर और कुछ नहीं तो ये शीत युद्ध के बाद का अच्छा एहसासों का युग, अगर आप चाहें तो वैश्वीकरण का, जिसे कुछ हद तक अमेरिका में 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के इस आर्थिक सलाहकार ने सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त किया, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, कंप्यूटर चिप्स, आलू के चिप्स, फर्क क्या है? ये मुक्त व्यापार के पूर्णतावाद और बहुराष्ट्रीय संगठनों जैसे नाटो और नाफ्टा की धारणा थी। खासकर उत्तरी अमेरिका में कनाडा और मेक्सिको के साथ हमारे मुक्त व्यापार समझौतों के संदर्भ में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी सोच को यूके के ब्रेक्सिट जनमत संग्रह ने चुनौती दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जोर शोर से प्रचार किया था और उन्हें खुला राष्ट्रवादी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मैगा वादे पर चुना गया, जो द्विदलीय वैश्विक बहुराष्ट्रीय अभिजात्यवाद के विपरीत था। मुझे लगता है कि नेटो का ढांचा डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक अपील का मुख्य हिस्सा रहा है, खासकर जब से उन्होंने पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए गंभीरता से चुनाव लड़ा था। 2017 से 2021 के अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए कि अमेरिका के नाटो साझेदार जिम्मेदारी निभाएं। अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो नेटो देशों में उन देशों का प्रतिशत जो अपनी GDP का 2% सैन्य खर्च पर खर्च करते हैं, जो न्यूनतम संधि आवश्यकता है, जबकि संधि आदर्श रूप से 5% खर्च चाहती है। अगर आप उन देशों को देखें जो रक्षा पर GDP का कम से कम 2% खर्च करते हैं, यूरोपीय देशों की संख्या डोनाल्ड ट्रंप के पहले 4 वर्षों में काफी बढ़ी, क्योंकि उन्होंने कम से कम काफी बयानबाजी करके दबाव डाला। तो मुझे लगता है कि यही संदर्भ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल से लेकर इस साल जनवरी और फरवरी तक खासकर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नेटो के खिलाफ और सख्त रुख अपनाया। ग्रीनलैंड के मामले में वो डेनमार्क और नेटो पर काफी सख्त थे। ये सब ईरान के खिलाफ मौजूदा युद्ध से पहले हुआ था, जिससे नाटो फिर से द्विपक्षीय स्थिति में आ गया और डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाटो सहयोगियों से निराशा का एक और कारण बन गया। मुझे लगता है बातचीत में सबसे जरूरी ये याद रखना है कि ये नई घटना नहीं है, ये ट्रंपवाद का मूल और सामान्य हिस्सा है, और यही अमेरिकी राजनीतिक संदर्भ में इसका अर्थ और प्रतिनिधित्व है। हम इसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने हाल ही में एक कॉलम में संक्षिप्त रूप में नेटो का इतिहास बताया था। मुझे लगता है कि इसे साझा करना जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश जनरल, जो नेटो के पहले महासचिव थे, ने इसे इस तरह संक्षेप में कहा था।
सोवियतों को बाहर, अमेरिकियों को अंदर और जर्मनों को काबू में रखना। और आप तर्क देते हैं कि दुनिया बदल गई है। तो आज, मतलब 1949 में नहीं, ठीक है, आज आप क्या कहेंगी कि नेटो का उद्देश्य क्या है और ये किस काम का है? आमतौर पर किस काम का है, मतलब इतना भी नकारात्मक नहीं, लेकिन किस काम का है? हाँ, देखो सच कहूं तो अलाना, मुझे नहीं पता। इसी वजह से मैंने वो कॉलम लिखा और सवाल उठा रहा हूं कि अमेरिका के दीर्घकालिक हित में सबसे बड़ा, बल्कि बहुमत फंड देने वाला देश बने रहना सही है या नहीं, खासकर नेटो के अनुच्छेद 5 के सामूहिक रक्षा वादे में। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। तो जैसा कि आपने सही कहा, नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के कुछ ही साल बाद की बात है। इस समय तक स्टालिन और सोवियत संघ पहले ही 20वीं सदी के मध्य और दूसरे हिस्से में स्वतंत्रता के लिए एक बड़े सभ्यतागत खतरे के रूप में उभर चुके थे। और मेरा मानना है कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेटो आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा। इसने अपने अस्तित्व और मकसद को पूरा किया। साफ कहूं तो सभी अमेरिकी नहीं मानते थे कि लक्ष्य सोवियत संघ को हराना था। 60 और 70 के दशक में अमेरिकी विदेश नीति में इस पर काफी बहस हुई थी। उस समय हेनरी किसिंजर थे, जिन्होंने डिटेंट की नीति अपनाई। फिर प्रसिद्ध रूप से रोनाल्ड रीगन आए, जिन्होंने कहा नहीं, हम वास्तव में इस दुष्ट साम्राज्य को हराएंगे। और अंततः बाद वाली सोच, रीगन, थैचर, जॉन पॉल द्वितीय की सोच ही सफल रही और सोवियत संघ अंत में इतिहास के राख के ढेर में समा गया। बर्लिन की दीवार, अलाना, उसी साल गिरी थी जब मैं 1989 में पैदा हुआ था। मैंने उस दौर में कभी नहीं जिया। मैं 37 साल का हूं और मैंने कभी ऐसी दुनिया में जीवन नहीं जिया जहां सोवियत संघ था। तकनीकी रूप से ये 1988 में रूसी संघ में मिल गया था। मैं कहूँगी आप ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ रूस खतरा है। बिल्कुल, लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक अलग चीज है। और आज का रूस, जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में यूक्रेन में बहुत स्पष्ट रूप से देखा है, पूरी तरह से एक कागजी शेर है। वे यूक्रेन में कोई भी महत्वपूर्ण प्रगति करने में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। वो युद्ध बस एक भयानक किस्म का प्रथम विश्व युद्ध है, मानो पश्चिमी मोर्चे जैसी खाइयों वाली लड़ाई हो, बस एक क्रूर गतिरोध जिसमें अंत नजर नहीं आता। सिद्धांत रूप में रूस को संघर्ष में जल्दी निर्णायक उपलब्धियां मिलनी चाहिए थीं। आज भी उसके पास हथियारों की कुल संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है। वे हथियार पुराने और जंग लगे हैं, अच्छी तरह रखरखाव नहीं हुआ। लेकिन बात यह है, जैसा कि कमल हैरिस ने अपने एक कुख्यात बयान में कहा था, रूस एक बहुत बड़ा देश है और रूस के पास वास्तव में बहुत सारे हथियार उपलब्ध हैं और यूक्रेन एक छोटा देश है। और इस समय ये जोरदार और स्पष्ट रूप से साफ होना चाहिए कि रूस अच्छा नहीं है। मैं यहाँ रूस के लिए किसी भी तरह का बचाव करने नहीं आया हूँ। व्लादिमीर पुतिन ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में कभी भी अपने केजीबी दिनों से आगे नहीं बढ़ पाए। यहाँ अमेरिकी दक्षिणपंथ का एक तत्व है जिसे मैं स्पष्ट रूप से उजागर करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मेरे साथी अमेरिकी रूढ़िवादियों में एक ऐसा तत्व है जो पूरी तरह से रूस प्रेमी है, जो वास्तव में मॉस्को के प्रति कहीं ज्यादा नरम और अनुकूल रुख रखते हैं, खासकर सबसे चरम धड़ों में। पूरा टकर कार्लसन का समूह वहाँ ऐसे लोग हैं। ऐसा लगता है कि वे लोग अलेक्जेंडर डुगिन से प्रभावित हैं, जिन्हें पुतिन के बौद्धिक प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। मैं ऐसा नहीं हूं और यहाँ ऐसे दावे नहीं करने आया हूं। रूस एक दुष्ट ताकत है और पुतिन बहुत बहुत बुरा आदमी है। मैं कह रहा हूं, रूस अभी हमारा बड़ा खतरा नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा मेरी राय में साफ तौर पर चीन है। मैं चीन को अमेरिका का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां सबसे बड़ा भू राजनीतिक खतरा कहना पसंद करता हूं। वे हर उस तरीके से खतरा हैं जिस तरीके से कोई देश खतरा हो सकता है। अगर आप वास्तव में उन सभी युद्धाभ्यासों को देखें जो अमेरिका के अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, हमारे विभिन्न शीर्ष सैन्य प्रमुखों, बुद्धिजीवियों, वेस्ट पॉइंट और बाकी सभी ने की हैं, अगर आप पिछले 1 या 2 दशकों में बनाए गए उन वॉर गेम्स को देखें, अगर चीन ताइवान पर कुछ करता है, तो अगर हम वो युद्ध लड़ने का फैसला भी करें, तब भी अमेरिका ज्यादा से ज्यादा लगभग आधी बार ही जीतता है, शायद उससे भी कम। वे बड़ा सैन्य खतरा है। वे बेल्ट एंड रोड पहल से बौद्धिक, भू राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा खतरा हैं। उन्होंने हमारे महाद्वीप पर जासूसी गुब्बारा उड़ाया। वे हर तरीके से हमारी जासूसी करते हैं, चाहे कन्फ्यूशियस संस्थान हो, टिकटॉक हो या कुछ और। चीन एक खतरा है। रूस केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की उस योजना का हिस्सा है जिसमें वे 21वीं सदी को अमेरिकी नहीं, चीनी सदी बनाना चाहते हैं। अब हम फिर नेटो पर लौटते हैं। क्या ये संगठन 20वीं सदी की उस सोच की बची हुई चीज है जहां रूस और सोवियत वाकई में खतरा थे? क्या वो वाकई अब भी उसके लायक हैं?
दूसरे शब्दों में, क्या उससे मिलने वाला फायदा की गई मेहनत के लायक है? सच कहूं तो मुझे नहीं लगता इसका जवाब हाँ है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता 2026 में नेटो किसके लिए है। क्या ये बस एक तरह का कंट्री क्लब है, एक दिखावटी, मिल बैठने वाला, अच्छा महसूस कराने वाला उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद है? अमेरिका को नेटो से क्या फायदा है? मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का ये सवाल सही है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी यूरोपीय साझेदार ने इसका सही जवाब दिया है। फिलहाल चल रहे युद्ध को छोड़ दें तो अफगानिस्तान युद्ध में नेटो की भागीदारी कहाँ आती है? मेरा मतलब है नेटो ने पहले भी लोगों को तैनात किया है, जैसे कोरियाई युद्ध जो नेटो बनने के कुछ साल बाद ही हुआ। मूल रूप से एक नेटो संघर्ष था। नेटो ने 1990 के दशक की शुरुआत में पर्शियन गल्फ युद्ध में जॉर्ज H.W. बुश प्रशासन की मदद की थी, और बराक ओबामा द्वारा लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को हटाने के लिए जो गलत दखलंदाजी हुई, वो भी मूल रूप से नेटो हस्तक्षेप था। तो नेटो निश्चित रूप से पहले भी शामिल रहा है, भले ही कम स्तर पर ही क्यों ना हो। फिर भी अब भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही अधिकांश संसाधन, वित्तीय और सैन्य सहायता, जनशक्ति आदि उपलब्ध करा रहा है। ये सच है कि नेटो देश कभी कभी शामिल हुए हैं, लेकिन ईरान की स्थिति एक तरह से चेतावनी की घंटी साबित हुई है, क्योंकि अमेरिका वास्तव में एक ऊर्जा निर्यातक है। वास्तव में हम दुनिया के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस निर्यातकों में से एक हैं, अगर सबसे बड़े नहीं हैं तो। ये बात यूरोपीय देशों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसी कारण जर्मनी कई सालों से रूस से नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन चाहता था। दरअसल जब यूरोपीय महाद्वीप की बात आती है तो रूस के पास सबसे बड़ी ताकतों में से एक यही है कि यूरोप पेट्रोलियम उत्पादों के लिए रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यूरोप अमेरिका की तुलना में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले कच्चे तेल पर ज्यादा निर्भर है। बात बस इतनी ही नहीं है। ईरान के पारंपरिक मिसाइल कार्यक्रम की बात करें तो यूरोप वास्तव में सीधे इसकी जद में आता है। हमने सिर्फ 1.5-2 महीने पहले देखा था कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला करने की कोशिश की थी, जो कि संयुक्त अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डा है और लगभग 2500 मील दूर है। ठीक है, अगर वे मिसाइलों से 2500 मील दूर तक मार कर सकते हैं तो इससे यूरोपीय महाद्वीप का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से खतरे में आ जाता है। यूरोपियों को सच में ईरान के खतरे की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। लगता है वे खास तौर पर चिंतित नहीं हैं। इसके कुछ कारण हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। और आप चाहें तो विस्तार से बता सकते हैं। स्पेन के हथियार प्रतिबंध और हवाई क्षेत्र बंद करने की धमकी के साथ मुझे लगता है फ्रांस ने भी ऐसा किया था। स्विट्जरलैंड ने कहा कि वो भी फ्रांस जैसी ही हवाई क्षेत्र बंद करने की कार्रवाई करेगा। हाँ, मेरे पास कई कारण है सोचने के कि यूरोप इस अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन में ईरानी शासन के खिलाफ इतना गायब क्यों रहा। कुछ बातें तुरंत दिमाग में आती हैं। एक कारण ये है कि यूरोप कई मायनों में बिना रोक-टोक प्रवास के कारण जीत लिया गया है, और साथ ही उसे बौद्धिक रूप से भी एक पश्चिम विरोधी और कई मायनों में इस्लामी मौजूदगी और इस्लामी मानसिकता ने जीत लिया है। मेरा मतलब है, कुछ महीने पहले ही एक तस्वीर सामने आई थी। किंग चार्ल्स यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में इतने प्रचारित शाही दौरे के साथ आए थे। कुछ महीने पहले ही किंग चार्ल्स की एक बहुत ही चुभने वाली तस्वीर थी, जब वे या तो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, मुझे याद नहीं कौन सा, गए थे और वहां एक नए इस्लामी अध्ययन केंद्र को आशीर्वाद दे रहे थे। मेरा मतलब है, ये आदमी चर्च ऑफ इंग्लैंड का वास्तविक प्रमुख है। मेरा मतलब है, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप कुछ 100 साल पहले का वो समय सोच सकते हैं जब यूरोपीय देशों के स्थापित चर्चों के प्रमुख कहाँ होते? आशीर्वाद देना, यूरोप में इस्लाम के बढ़ने को समर्थन देना, उससे लड़ने के बजाय शायद अस्तित्व के सवाल पर। अगर हम सचमुच क्रूसेड्स के समय तक पीछे जाएं, पिछले सहस्राब्दी के मध्य में वियना की घेराबंदी तक और वहां आगे भी, तो वहां शारीरिक और बौद्धिक दोनों तरह का वर्चस्व रही हैं उन आधारों पर। वहां एक पूरी तरह से कमजोर, थकी हुई, हारी हुई मानसिकता भी है। यूरोपीय लोग मूल रूप से बस एक झुंड कमजोर लोगों का समूह है। यूरोपीय लोग वे हैं जो सैकड़ों बल्कि हजारों वर्षों तक उस महाद्वीप में हुई भयानक युद्धों से इतने ज्यादा आहत हैं कि वे सेनाएं तैयार करने और अपने कथित सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझा खतरे यानी ईरान का सामना करने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ नजर आते हैं। यहाँ कई कारण हैं, लेकिन वे इसके काबिल नहीं हैं। वे साफ तौर पर इसके काबिल नहीं हैं, और ये मेरे लिए बहुत कुछ कहता है, क्योंकि फिर से मैं डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण को साझा करता हूं, वो दृष्टिकोण जिस पर उन्होंने 2016 में चुनाव लड़ा था, जो कि एक अधिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। 21वीं सदी की भू राजनीति के लिए, जहां मुझे लगता है कि भू राजनीतिक संबंध द्विपक्षीय त्रिपक्षीय संबंधों से बेहतर परिभाषित होंगे।
बजाय इन 20, 30, 40 देशों के बहुपक्षीय झंझटों के, इन पुराने संगठनों जैसे नाटो, यूरोपीय संघ वगैरह के। साफ कहूं तो मुझे लगता है कि अब्राहम समझौते असल में उसी चीज का एक मॉडल है जो मैंने वहां सोचा था। यही वो चीज है जैसे मुझे लगता है कि 21वीं सदी के भू राजनीतिक संबंध दिखेंगे, लेकिन नेटो एक डायनासोर और एक अवशेष है। जब तक नेटो स्पष्ट नहीं करता कि वो क्या कर रहा है, उसका मूल उद्देश्य क्या है और अमेरिकी करदाताओं को इसका बोझ क्यों उठाना चाहिए, मेरे अनुसार डोनाल्ड ट्रंप का इसे स्वीकारना, भाषण में निंदा करना और इसकी समाप्ति की बात करना सही है। इब्राहिम समझौते और जिन द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय संबंधों को आप चाहेंगे कि अमेरिका स्थापित करे, उनके बारे में विस्तार से बताइए। आपने लिखा कि अमेरिका इजराइल संबंध वास्तव में एक आदर्श है। अगर आप इसे थोड़ा विस्तार से बता सकें तो अच्छा होगा। साथ ही आप किन देशों से ऐसे संबंध बनते देखना चाहेंगी? पिछले सितंबर में मैं कैपिटल हिल पर एक अमेरिकी सेनेटर से मिला था। सेनेट ने बैठक बुलाई थी और हम पहुंच गए। मैं नाम नहीं लूंगा, ये ऑफ रिकॉर्ड बैठक थी। और उन्होंने मूल रूप से मुझसे पूछा। उन्होंने कहा, जॉश, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, मैं तुम्हारी दलील से सहमत हूं। मैं अपने उन सहयोगियों को कैसे मना सकता हूं जो शायद टकर और कैंडिस जैसी बातों और इस सारी बकवास को सुनकर थोड़े ज्यादा संदेह में हैं। ऐसा नहीं है कि वे लोग सेनेट में लोकप्रिय हैं, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं। उसने मुझसे कहा, मैं बाहर जाकर कैसे ये साबित करूं कि इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी है। और मैंने कहा, सेनेटर, यहाँ एक तेज और आसान तरीका है, एक बहुत ही सरल तरीका ये पता लगाने के लिए कि कोई देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी है या नहीं। और मैंने जो कहा और जो मैं अब फिर से दोहराऊंगा वो ये है कि मैंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी या वास्तव में किसी भी देश का सहयोगी, लेकिन चलिए अभी के संदर्भ में इसी पर टिके रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी वो देश है जो जब अपने राष्ट्रीय हित में कार्य करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय हित भी द्वितीयक या तृतीयक रूप में और अधिक मजबूत और सुरक्षित होता है। मुझे लगता है कि इसी कसौटी पर इजराइल आदर्श सहयोगी है, क्योंकि अगर आप मध्य पूर्व में इजराइल के दुश्मनों को देखें जिनसे वे रोज लड़ रहे हैं, हमास, हिजबुल्ला, पीएलओ, ईरानी शासन और हूथी जैसे संगठन या तो अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठन माने जाते हैं या उसके काफी करीब हैं। तो इजराइल का अपनी रक्षा में कार्रवाई करना वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रीय हित की मदद कर रहा है, और मुझे लगता है कि इसे बहुत ही वास्तविक और अनुभवजन्य रूप में समझाने के कई तरीके हैं। मेरे पसंदीदा उदाहरणों में से एक है और वर्तमान संघर्ष इसका शानदार उदाहरण है। इसी वजह से हमारे युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन रीस और केन, जिन्होंने इजरायलियों की खूब तारीफ की है, हमारे साथ हैं। हेग्सेथ अक्सर इजरायली एयरफोर्स को यूएस एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ दुनिया की शीर्ष 3 एयरफोर्स में गिनते हैं और इजराइल को फोर्स मल्टीप्लायर बताते हैं। तो मौजूदा संघर्ष वाकई में मेरी बात को साफ तौर पर साबित करता है, मुझे लगता है। लेकिन एक और हालिया उदाहरण देने के लिए मैं अक्सर 2024 की ओर इशारा करता हूं। तो 2024 में जब 7 अक्टूबर के बाद युद्ध वास्तव में इजराइल के उत्तरी मोर्चे तक फैल गया, जिसमें लेबनान में हिजबुल्ला भी शामिल हो गया, और आखिरकार जाहिर है हसन नसरल्ला के शानदार और बहुत समय से लंबित अंत के साथ इसका समापन हुआ। हसन नसरल्ला तक पहुंचने के दौरान जब इजराइल माइकल कोरलेओने की तरह 5 परिवारों से बदला ले रहा था, तब उसने हिजबुल्ला के पूरे शीर्ष नेतृत्व और संगठन के आला अधिकारियों को खत्म कर दिया। और उन 2 लोगों में से जिन्हें इजराइल ने मार गिराया, जिन्हें मुझे लगता है कि उस समय अमेरिकी मीडिया ने उनकी अहमियत को ठीक से नहीं समझा, वे दोनों हिजबुल्ला जिहादी थे, जिनके नाम थे फुआद जाकोर और इब्राहिम अखील। जो लोग जिहाद विरोधी मामलों में गहराई से जुड़े हैं वे ये नाम जानते होंगे, बाकी लोग नहीं। फुआद जाकोर और इब्राहिम अखील 1983 में अमेरिकी मरीन बैरक पर हुए उस जघन्य हमले के मास्टरमाइंड थे जिसमें हिजबुल्ला ने 241 मरीन की हत्या कर दी थी। वो फुआद शाकूर था और उसी साल इब्राहिम अखील बेरूत, लेबनान में अमेरिकी दूतावास बम धमाके का मास्टरमाइंड था। इन दोनों लोगों के सिर पर अमेरिकी विदेश विभाग ने 41 साल तक क्रमशः 5 और 7 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था। कुछ नहीं हुआ जब तक इजराइल ने उन्हें खत्म नहीं किया। तो फिर से अगर मैं अपने उस पैमाने पर जाऊं कि कौन सहयोगी है, तो अगर कोई देश अपने राष्ट्रीय हित में काम कर रहा है तो अमेरिकी राष्ट्रीय हित भी एक द्वितीयक या तृतीयक कारक के रूप में मजबूत होता है। मुझे इससे ज्यादा स्पष्ट उदाहरण और कोई नहीं सूझता। क्या नॉर्थ वेस्ट मूल्यों आधारित गठबंधन से बचता है, जो हाल के वर्षों में इसे सोचने का पारंपरिक तरीका है? हाँ, हाल के दशकों में। हाँ, यही असल बात है,
क्योंकि इस समय अमेरिकी राजनीतिक विमर्श में मूल्यों आधारित विदेश नीति में लगभग कोई रुचि नहीं है। ये विदेश नीति के बारे में सोचने का थोड़ा पुराना तरीका है, जो अब शायद अमेरिकी वामपंथियों से ज्यादा जुड़ा है, न कि दक्षिणपंथियों से। उदाहरण के लिए 2011 में बराक ओबामा का लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को हटाने का असफल हस्तक्षेप सैमंथा पावर के संरक्षण की जिम्मेदारी सिद्धांत पर आधारित था, जो कि उदारवादी मानवतावाद का एक सिद्धांत है, जिसका नतीजा ये हुआ कि लीबिया आज 15 साल बाद भी एक विशाल जिहादी गृह युद्ध बना हुआ है। मैं विदेश नीति को ऐसे नहीं देखता, खुद को व्यावहारिक और यथार्थवादी मानता हूं। मेरी अपनी विदेश नीति है। मुझे जॉन क्विंसी एडम्स से प्रेरणा मिलती है, जो जॉन एडम्स के बेटे और देश के छठे राष्ट्रपति थे। 1821 में जेम्स मुनरो के विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, और उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मैं इसे लगभग उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि अमेरिका विदेशों में राक्षसों को नष्ट करने के लिए नहीं जाता। हम सबकी स्वतंत्रता चाहते हैं, पर अपनी स्वतंत्रता की ही रक्षा करते हैं। ये अमेरिका की भूमिका को नैतिक नजरिए से देखने का एक अलग तरीका है, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की फ्रीडम एजेंडा से अलग है। 2005 में बुश के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा था कि अमेरिका का उद्देश्य दुनिया में जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक स्वतंत्रता फैलाना है। मेरे लिए यह बेहद घमंडी सोच है। ये पूरी तरह उस विनम्रता के विपरीत है जो बर्कन कंजर्वेटिविज्म का सार है। और मुझे लगता है कि साफ तौर पर कहूं तो ये अमेरिका की भूमिका नहीं है, बस यही मूल बात है, सीधी और साधारण। लेकिन अमेरिका एक महाशक्ति है, हमारी दुनिया में भी कुछ हित हैं। संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए उनका किफायती इस्तेमाल करना पड़ता है। और जैसा मैं पहले कह रहा था, चीन हमारा सबसे बड़ा खतरा है, और वो भी बहुत बड़े अंतर से। तो इससे एक और सवाल उठता है, और वो ये है, अगर अमेरिका को, और होना भी चाहिए, कि वो चीन पर सबसे ज्यादा ध्यान दे, और मैं कहूंगा कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर भी, इसी 21वीं सदी में, तो ये सवाल उठता है कि फिर अमेरिका कैसे, क्योंकि हम फिर से एक महाशक्ति हैं, हमारे हित पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो हम अपने हितों की सबसे अच्छी तरह से कैसे रक्षा, सुरक्षा, बचाव और उन्नति कर सकते हैं बाकी सभी क्षेत्रों में। इसका जवाब, जैसा कि आपके सवाल पर लौटते हैं अलाना, वो है द्विपक्षीय और छोटे बहुपक्षीय गठबंधन, जैसे इब्राहिम समझौते। इब्राहिम समझौते मूल रूप से एक मध्य पूर्व स्थिरीकरण संधि है, जिसके तहत अमेरिका अपनी महाशक्ति के प्रभाव का इस्तेमाल करता है। कुछ देशों, इजराइल और कुछ अधिक उदार गैर इस्लामवादी अरब देशों को एक साथ लाने के लिए, ताकि ये अमेरिकी राष्ट्रीय हित में सहायक हों, क्योंकि ये गठबंधन ईरानी शासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। और वैसे मुझे उम्मीद है कि इस वर्तमान युद्ध के बाद ये समझौते और भी बढ़ेंगे। अब सऊदी, यहाँ तक कि कतर भी, मैं कहूँ तो इन सभी व्यक्तियों, इन सभी देशों ने अब बहुत स्पष्ट रूप से देख लिया है कि ईरान असल में क्या है और वे वहाँ किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विचार है कि प्रमुख बुनियादी सहयोगियों को मिलते ही बैटन की तरह जिम्मेदारी सौंपी जाए। मेरे सहयोगी है यूरिस्टिक और टेस इन क्षेत्रों की निगरानी अमेरिकी हित में कर सकते हैं, ताकि अमेरिका अपने अस्तित्वगत खतरे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर अधिक ध्यान दे सके। नेटो से बाहर निकलना कोई आसान बात नहीं है। असल में मुझे लगता है कि ये एकमात्र संधि है जिसके लिए अमेरिकी कानून की आवश्यकता होती है। अमेरिका के बाहर निकलने के लिए कांग्रेस का अधिनियम या सेनेट के 2/3 सदस्यों की मंजूरी चाहिए। व्हाइट हाउस का इस कानून पर अलग नजरिया है और उसके पास इसे मंजूरी देने का आधार है। ये अधिक उदार है। अगर ऐसा हुआ तो अदालतें कैसे निपटेंगी, मुझे नहीं पता। क्या मौजूदा हालात में अमेरिकी कानून के तहत अमेरिका का नेटो से बाहर निकलना व्यवहारिक है? मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं और मुझे अमेरिका की संधियों से पीछे हटने का पूरा इतिहास नहीं पता। परंपरागत तरीका निश्चित रूप से यही होगा कि अमेरिकी संवैधानिक कानून जिस तरह से काम करता है उसके अनुसार आप मूल रूप से किसी चीज को उसी तरह से ही रद्द कर सकते हैं जिस तरह से वो पहली बार किया गया था। इसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण निषेध होगा। तो निषेध को अमेरिकी संविधान में 18वें संशोधन के साथ लागू किया गया था। 18वें संशोधन को रद्द करने के लिए 21वां संशोधन किया गया था। तो सामान्य विचार यह है कि कोई चीज कानून द्वारा पारित होती है, उसे रद्द करने के लिए भी एक कानून की आवश्यकता होती है। अगर वो केवल कार्यकारी आदेश से पारित होती है तो उसे रद्द करने के लिए भी कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है। तो उसी तर्क के अनुसार सिद्धांत रूप में ये समझ में आता है कि जिस संधि दायित्व से बाहर निकलने के लिए 2/3 सेनेट की मंजूरी चाहिए थी, वहां से बाहर निकलने के लिए भी 2/3 सेनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये कहने के बाद
मैं नेटो संधि की तथाकथित बारीकियों से परिचित नहीं हूँ। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा इसे एक तरफा करने की कोशिशें वास्तव में कैसी दिखेंगी। कम से कम मेरा मानना है कि अगर नेटो उन बेहद ज़रूरी और मैं कहूँगा एहतियाती सवालों का पर्याप्त जवाब नहीं देता जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और मार्को रूबियो विदेश मंत्री और अन्य लोग पूछ रहे हैं, जिसका मतलब अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये है कि आपका उद्देश्य क्या है। सच में आप यहाँ क्यों हैं, हमें समझाइए। अमेरिका ही आपका सारा खर्च उठा रहा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली और वहाँ के सभी अन्य देशों को रूस, ईरान, चीन या वहाँ किसी और से कोई अस्तित्वगत खतरा ना हो। हमें इससे आखिर मिलता क्या है? अगर आप हमारी मदद भी नहीं करने वाले हैं एक सैन्य अभियान में, जिसका जैसा कि मैंने पहले समझाया, ऊर्जा और सुरक्षा दोनों ही नजरिए से यूरोपियनों और अमेरिकियों के लिए कहीं ज्यादा गंभीर असर है, तो हमें इसमें आखिर मिल क्या रहा है? तो इस सवाल को बार बार उठाना और उठाना जरूरी है। अच्छी खबर है कि नेटो महासचिव मार्क रुटे डच नागरिक हैं और फिलहाल कुछ हद तक ट्रंप समर्थक रुख अपना रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर विश्वास नहीं करता और इसे असली नहीं मानता। मुझे लगता है मार्क रुटे व्हाइट हाउस के बड़े नेता को खुश कर नेटो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि इसे बचाया जा सकता है, लेकिन ट्रंप और रूबियो सही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सुनिए, अगर सच में हालात बहुत खराब हो जाते हैं और कोई ठोस सुधार नहीं होता या हालात और भी नीचे चले जाते हैं, तो सबसे पहले इन सवालों के जवाब देने या अपने रक्षा खर्च को जीडीपी के अनुपात में सुधारने की कोई कोशिश भी नहीं की जाती। अगर इस समस्या को पूरी तरह से टाल दिया जाता है और हम 1 या 2 साल बाद भी यही सवाल पूछ रहे हैं, यही बातचीत कर रहे हैं, तो हाँ, मुझे लगता है कि नेटो से बाहर निकलने की कोशिश करना एक समझदारी भरा विचार है। मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये कैसे आगे बढ़ेगा या अदालतों में टिकेगा। फिर से अमेरिकी सेनेट के 2/3 बहुमत की बात मुझे ज्यादा बेहतर लगती है। मैं आपको यही कहूंगा, हो सकता है या नहीं भी हो सकता कि कोई कार्यकारी समाधान निकाला जाए। मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं है कि ऐसा है, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि न्यायपालिका, यहाँ की अदालतें जरूरी तौर पर इसे मंजूरी देंगी। लेकिन अगर इसे अभी के लिए टाला जा सकता है तो मुझे लगता है कि कोशिश करना तो बनता है, अगर और कोई रास्ता नहीं है। इसे करने के ऐसे तरीके भी हो सकते हैं जिनमें नेटो से आधिकारिक तौर पर बाहर ना निकलना शामिल हो, जैसे सैनिक हटाना या फंडिंग रोकना। बिल्कुल। हाँ, तो अगर ऐसा होता है, सही है, जो राजनीतिक माफ कीजिए, जो कानूनी अड़चनों से बचता है शायद। आपको क्या लगता है, इससे हमारे मुख्य दुश्मनों को किस तरह का संदेश जाएगा? आप ऐसे बता रही हैं मानो चीन देखेगा कि अमेरिका अपनी ऊर्जा फिर केंद्रित कर रहा है और भी खतरनाक प्रतिद्वंदी बन जाएगा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्या ये ऐसा लगेगा कि हम वास्तव में उन सिद्धांतों को छोड़ रहे हैं जिन्हें हमने लंबे समय से अपनाया है, उन देशों को छोड़ रहे हैं जिनमें हम लंबे समय से और अक्सर लंबे समय तक एक फलदायी गठबंधन में शामिल रहे हैं। क्या पीछे हटने से कोई नुकसान नहीं? कोई तर्क दे सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये 1990 और 2000 के दशक की पुरानी मानसिकता है, जब अमेरिका को विश्व मंच पर सर्वोच्च माना जाता था। वो समय अब बीत चुका है। अब हम उस युग में नहीं हैं जहां विश्व मंच पर अमेरिका का पूरा वर्चस्व था। हम अब फिर से एक बहुध्रुवीय युग में आ गए हैं। वही बहुध्रुवीय युग जो मुझे लगता है कि 20वीं सदी के अधिकांश हिस्से की पहचान थी, पहले फासीवाद के उदय के साथ और फिर साम्यवाद के उदय के साथ। अब हम चीन के उदय और उसके बढ़ते प्रभाव को देख रहे हैं, जो उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ा है। हम फिर से बहुध्रुवीय युग में हैं, और इसका स्पष्ट अर्थ खासकर अमेरिका जैसे देश के लिए जो दर्जनों ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में है, ये है कि हम पूरी दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले नहीं बन सकते। तो क्या शी जिनपिंग, पॉलिट ब्यूरो और बीजिंग की पीपल्स लिबरेशन आर्मी कह सकते हैं, ओह माय गॉड, अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को निभा रहा है? सच कहूं, मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि वे इस कदम के बारे में क्या सोचेंगे, जब तक कि वो कदम सही कारणों से उठाया गया हो, सही उद्देश्य के लिए हो और जैसा मैंने यहाँ समझाया है उसी तरह से समझाया गया हो। बस यही सबसे जरूरी है। लेकिन सच कहूं तो अलाना, जब बात चीन की आती है और चीन को रक्षात्मक स्थिति में लाने की कोशिश की जाती है, चीन को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि अमेरिका यहाँ है और अमेरिका का मतलब है कि हम डट कर मुकाबला करेंगे और आने वाले समय में भी हम डट कर मुकाबला करने वाले हैं, तो सबसे जरूरी बात यही है। चाइन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि अमेरिका मजबूती से मुकाबला करे।
और एक बहुत ही साधारण उदाहरण देने के लिए, पहले मुझे ठीक ठीक दिन याद नहीं है, लेकिन ये पहले हफ्ते, 1.5 हफ्ते, शायद 2 हफ्ते तक की बात है, जब ईरान के खिलाफ मौजूदा युद्ध शुरू हुआ था। कहीं भी ताइवान के पास चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की किसी उड़ान की सूचना नहीं थी। शायद चीन के तट के पास ही थी, लेकिन ताइवान स्ट्रेट के ताइवान वाले हिस्से में कहीं नहीं थी। वहां पूरी तरह सन्नाटा था। और ये कई वर्षों में, बहुत ही लंबे समय बाद, ताइवान के चारों ओर चीनी सैन्य गतिविधियों में पहली बार ठहराव था। मुझे लगता है कि चीन पर नजर रखने वालों ने देखा और नोट किया कि अब चीन समझ रहा है कि ये राष्ट्रपति और देश गंभीर हैं। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप गंभीर हैं। हमने ये सिर्फ ईरान के साथ नहीं देखा, हमने वेनेजुएला में निकोलस मेडुरो के साथ और कई अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा देखा है। सभी नार्को आतंकवादी हमले आदि, ये राष्ट्रपति जो कहते हैं उसका सचमुच मतलब रखते हैं। तो फिर से, अगर वो सच में नेटो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे सहयोगी देश संदेश समझ जाएंगे। क्या चीन भी ये संदेश समझेगा? मुझे नहीं पता, कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राष्ट्रपति गंभीर हैं। और अगर वो चीन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यूरोप से इंडो पैसिफिक की ओर ज्यादा संसाधन तैनात करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही समझदारी भरा और काफी समय से लंबित कदम होगा। ठीक है, आखिरी सवाल जो इजराइल से जुड़ा है। इजराइल नेटो से जुड़े एक संवाद समूह में भाग लेता है। इसका एक प्रतिनिधि भी है जिसे वो नेटो में भेजता है। ये खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से जुड़ा है। इजराइल उन 7 देशों में से एक है जो ऐसा करता है। इस समय कई यूरोपीय देशों से संबंध जटिल हैं, जैसा कि तब कहते थे जब फेसबुक बहुत लोकप्रिय था। एक तरफ वे देश हैं जिन्होंने प्रतिबंध और बहिष्कार की धमकी दी है, फिर वही देश जो इस युद्ध में मदद नहीं की है, और दूसरी ओर यूरोप के भीतर अभी भी बड़े व्यापारिक साझेदार और हथियार आपूर्तिकर्ता हैं। क्या किसी तरह से अमेरिका द्वारा नेटो के भीतर अपना प्रभाव कम करना इजराइल के उस संगठन के साथ संबंधों पर भी असर डालेगा? संभवतः, क्योंकि इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत करीब माना जाता है, जो कि काफी हद तक सही भी है। मैं कहूंगा, जो हमने पिछले कुछ महीनों में ईरान के साथ युद्ध के दौरान देखा है, उसके आधार पर ये दोनों देश मूल रूप से एक साथ ही चल रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शायद ही कभी 2 राष्ट्रीय संप्रभु सेनाएं एक साथ चली हैं। मेरा मतलब है, दशकों में ही ऐसा हुआ होगा। तो मेरा मतलब है, जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं देख सकता हूं कि जब इजराइल के यूरोपीय देशों के साथ संबंधों की बात आती है, तो इसका एक संभावित अतिरिक्त असर हो सकता है। मेरा ख्याल है कि मेरे इजरायली दोस्तों, आप जैसे मेरे इजरायली दोस्तों, अलाना, मेरा संदेश यही होगा कि किसे परवाह है, सच में किसे परवाह है। यूरोपीय लोग शुरुआत से ही इजराइल के सबसे बड़े समर्थक और दोस्त नहीं रहे हैं। अब स्पष्ट रूप से कहूं तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये थोड़ा बदल रहा है। जाहिर है, जर्मनी के वर्तमान चांसलर ने कई बार सही बातें कही हैं, क्योंकि जर्मनी में इस्लामवादी घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है और हम वहां हर तरह की भयानक यहूदी विरोधी घटनाएं देख रहे हैं। लेकिन कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं, वहां कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। लेकिन मुझे साफ तौर पर लगता है कि इजराइल के लिए अपने संभावित नेटो संबंधों के बारे में सोचना उसके ध्यान देने लायक नहीं है। मुझे लगता है कि इजराइल को उन्हीं द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय गठबंधनों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर हमने शो में चर्चा की है। आपने भूमध्य सागरीय संवाद का जिक्र किया। इजराइल इस तरह की कई व्यवस्थाओं में शामिल है, जिनमें ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के साथ कुछ राष्ट्रीय गैस कंसोर्टियम भी हैं। ये वही तरह के लक्षित आर्थिक, सैन्य और भू राजनीतिक गठबंधन हैं। ईरानी संदर्भ में अब्राहम समझौते 21वीं सदी में विदेशी संबंधों और भू राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं नाटो अब कुछ हद तक डायनासोर जैसा है। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये पूरी आखिरी चर्चा शायद बेकारी होगी, क्योंकि अगर अमेरिका वाकई नेटो से हट जाता है, तो मुझे ये मानना बहुत मुश्किल लगता है कि नेटो असल में अस्तित्व में रहेगा। मुझे लगता है कि यही नेटो का अंत होगा। इसलिए इजराइल को शायद चिंता की कोई बात नहीं होगी। शो खत्म करने के लिए जल्दी से बोलिए। मुझे पता है कि आपका समय बहुत सीमित है, तो मैं सच में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपकी आभारी हूँ। मैं फिर बात करने के लिए उत्सुक हूँ और इनमें से कुछ बातों पर ऑफलाइन भी चर्चा करेंगे। अलाना, मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद।